Good morning, dear students. This is part 4 of chapter 6, that is life processes. In this part 4 of chapter 6, we'll study about transportation of material in human body and in plant body. So let me start part 4 of chapter 6. Transportation. What is transportation mean? Actually, transportation means taking the things from one place to another. And when we are talking about minerals, other important materials, taking from one part of the body to another, that is transportation in any living organism, whether it is human being or in the plant. In previous class we have studied that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. Blood is a connective tissue. Blood consists of a fluid medium and that is called plasma. In plasma the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide, and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by red blood cells and many other substances like salt, they are transported by the blood. So we thus need a pumping organ to push the blood. क्यों? क्योंकि ब्लड ही हर चीज को कैरी कर रहा है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहा है। पर ब्लड को पुश करने के लिए कुछ ऑर्गन तो होना चाहिए हमारी बॉडी में, जिससे कि ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगा के पुश कर सकें और ब्लड बॉडी के एक एक कोने तक ये मटेरियल को लेके जा सके। ब्लड पंपिंग ऑर्गन चाहिए, प्लस मटेरियल को ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्यूब्स चाहिए, जो कहाँ पहुंच सके? सारे टिश्यूज तक और सिस्टम में हर कॉर्नर तक पहुंच सके। ओके, और ये जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, वो भी एक पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो एक पंप की तरह से काम करता है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड दैट इज एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट मीन हमारी मुट्ठी के जैसा होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. क्योंकि ह्यूमन हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड भी जाता है और CO2 वाला ब्लड भी जाता है। तो ह्यूमन ब्लड के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड CO2 वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। ये एक मेन रीजन है ह्यूमन हार्ट के अंदर पोर्शंस होने का, अलग अलग पोर्शन। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the human heart। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको लंग्स तक लेकर जाना, लंग्स में जाने के बाद उसमें से CO2 निकल जाएगा और उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा लंग्स में। फिर वो ब्लड वहां से लंग्स से लेकर और पूरी बॉडी में पहुंचाना ह्यूमन हार्ट के थ्रू। ये हमारा हार्ट का काम होता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो एक छोटा सा काम सुनने में लग रहा है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and it is very complex procedure also, but human heart doing it for each and everybody from the moment you come on this earth and till the moment you leave this earth। आपके जन्म से लेकर आपकी आखिरी टाइम तक ह्यूमन हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करता है। फॉर ए सेकेंड ऑल्सो इट डज नॉट से दैट आई एम टायर्ड। कभी सोचा है अगर ह्यूमन हार्ट टायर्ड हो जाए, चलो 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ? कभी नहीं। जस्ट धक 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 पूरा लाइफ काम करता है। एंड दिस धक धक मीन्स लाइफ। हार्ट स्टॉप, लाइफ स्टॉप। और क्या काम करता है ये? CO2 वाले ब्लड को पूरी बॉडी से इकट्ठा करके लंग्स में डालेगा और लंग से प्योर ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में जाएगा। ये काम है ह्यूमन हार्ट का। ओके, ये जो प्रोसेस है स्टेप वाइज मैं आपको समझाती हूँ। सी, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक and I used to explain it with this diagram, that is schematic diagram. Actually
किसी भी कॉर्नर से ये ह्यूमन हार्ट नहीं लगता है, बट टू एक्सप्लेन द सिस्टम इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप ये समझ जाएंगे तो इजीली यू कैन राइट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, उसके बाद मैं आपको ह्यूमन हार्ट भी दिखाऊंगी और उसके अंदर ब्लड का पंपिंग कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो पहले स्टेप वाइज देख लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left, that is known as left atrium. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. If then contracts while the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. ये पूरा एक वेरी सिंपल प्रोसीजर है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में से आता है और कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी को वापस प्योर ब्लड मिल जाएगा। एट द सेम प्रोसेस राइट साइड क्या होता है देखते हैं। Deoxygenated blood comes from the body to upper chamber to the right atrium and right atrium expand होता है। expand होने के बाद क्या होगा? उसके बाद right atrium contract होगा और the corresponding lower chamber जिसको हम right ventricle बोलते हैं dilates मतलब wider हो जाएगा और this transfer blood to the right ventricle which in turn pumps it to the lungs for oxygenation। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसीजर है एक बार मैंने आपको बोला, लेकिन फिर खुद से भी लाइन वाइज रीड करना। ओके, यहाँ सब पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये देखो, ये आप एक ह्यूमन हार्ट समझ लीजिए। यहाँ से दिस वन इज ह्यूमन हार्ट। इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। मेरा रेड पेन जो है इसे फॉलो करिए। सी, राइट पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट एट्रियम और दिस इज राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला प्रोसीजर है कि लंग्स में से यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ओके ओके, इस बार मैं रब करके वापस आपको समझाती हूँ। वेट एक मिनट। ओके देखो, ये आपके लंग्स हैं। लंग्स में से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फाइन। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में। ये एक प्रोसीजर हुआ। बॉडी ऑर्गन्स में जाकर उसमें CO2 मिल जाएगा। CO2 मिल जाने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा? CO2 मिल गया, वहां से वो ब्लड जाता है वापस राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से वापस वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से वो वापस लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है। एक बार आप समझ जाएं तो बड़े आराम से खुद के वर्ड्स में सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। See, ventricles have to pump the blood into various organs. That is why they have thick muscular walls. जबकि एट्रिया मीन्स अपर पार्ट जो है एट्रियम, उसमें थिक मस्कुलर वॉल नहीं होता है, उनका वॉल थिन होता है। और जो वाल्व हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड वापस पीछे ना चला जाए। तो वॉल्व भी वेंट्रिकल्स में होते हैं। आई थिंक अभी ये आपको क्लियर हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में बोर्ड में भी आता है और एक बार अगर आप अच्छे से समझ लो तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये ह्यूमन हार्ट है, देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ओके, और ये एनिमेटेड है, तो जरा ध्यान से देखो तो आपको ब्लड का सर्कुलेशन दिखाई देगा। सी, यहाँ पर ब्लड गया अभी अंदर यहाँ से, और यहाँ से अंदर जाने के बाद इधर से ब्लड वापस आया। इधर रेड पेन फॉलो करो, सिस्टम राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से अंदर गया। सी, ये देखो, इधर एक लंग्स में, इधर दूसरे लंग्स में। ओके, और दोनों लंग में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा तो फिर यहाँ से वो वापस आ रहा है। वापस कहाँ आ रहा है? ये रहा, लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो यहाँ जाएगा
और ये ऑर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में प्योर ब्लड चला जाएगा। कितना सुंदर, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ब्लड पंप करने का ह्यूमन बॉडी में, एंड दैट इज मेड बाय नेचर। ओके, सी यहाँ पर, यहाँ आपको वाल दिखते हैं, बाइक्यूसिट वॉल्व इसका नाम होता है। इधर राइट साइड होगा ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, दिस वन यू कैन सी ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ओके, and here you can see the movement of blood in human heart. As I told you कि लेफ्ट साइड से ब्लड आएगा, राइट साइड से ब्लड आएगा, बट सी दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइमल्टेनियसली ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। For a moment also blood circulation does not stop. See, and this is another form जो एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट है, ऐसा लगता है। इधर देखो, ये ब्लू वाले में, ये जो ब्लू कलर का ब्लड है दैट इज इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड ह्यूमन हार्ट के अंदर आ रहा है। यहाँ से वो राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, ओके, और यहाँ से वो चला जाएगा कहाँ, लंग्स में। फाइन, आराम से आपको दिख रहा है, लंग्स में जा रहा है, यहाँ से लंग्स में चला गया, लंग्स में प्योर हो जाएगा, वहां से ये ब्लड अंदर आ रहा है प्योर होने के बाद। सी, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये अंदर ऑरेटा से होता हुआ पूरी बॉडी में प्योर ब्लड चला जाएगा। ओके, और एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट दिखता है वो इस तरह से दिखता है। चलो, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में जब CO2 वाला ब्लड जाता है तो वहां पर CO2 कैसे रिलीज होता है और ऑक्सीजन कैसे मिक्स होता है, ये इधर देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप oxygenated and deoxygenated blood separate and to avoid mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds, mammals. They constantly use energy to maintain their body temperature. And those animals do not use energy for this purpose. Their body temperature depends on the temperature of the environment. The animals like amphibians, some reptiles, they have three-chambered hearts, and they tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated bloodstream. Very strange thing. Fishes, on the other hand, they have only two-chamber heart, and the blood is pumped to the gills, and that is oxygenated there and passed directly to the rest of the body. So the blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage throughout the body. And on the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates, and that is only known as double circulation. Okay. Here also one animation is shown, mixing of oxygen. Okay. The tubes, blood vessels. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. And since the blood emerges from the heart under very high pressure, the arteries have thick and elastic walls. On the other hand, veins, they collect the blood from different organs of the body and they bring it back to the heart. They don't need thick walls. उनके walls पतले होते हैं. See, they do not need thick walls. Why? Because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure that the blood flows only in one direction. मतलब आर्टरीज तो क्या करती हैं, ह्यूमन हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड लेकर जाती हैं, पैर की तरफ भी और सर की तरफ भी, दोनों साइड। लेकिन जो वेन्स हैं, दे ब्रिंग द ब्लड बैक टू द
हार्ट ओनली, एक ही साइड में उसमें एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है। फाइन। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. And the smallest vessel have walls which are 1 cell thick and they are known as capillaries. Capillaries वो छोटी से छोटी वेसल है जिसके अंदर से ब्लड पास होता है और उसकी मोटाई कितनी होती है, तो यहाँ मोटाई बताई है कि 1 cell थिक। अब 1 cell कितना होता है, बहुत ही छोटा, जस्ट एक ही सेल थिकनेस होती है उसकी, कैपिलरीज की। Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across these thin walls. The capillaries then join together and they form veins, and that veins convey the blood away from the organs or tissue. आपको अगर शॉर्ट नोट लिखने पर आता है कि ब्लड वेसल्स पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये एक बहुत अच्छा मटेरियल है आपके पास। डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन अ शॉर्ट नोट। इधर से पूरा मटेरियल आप लिख सकते हैं 2 मार्क में। And see, that is a very good diagram that is explaining arteries and veins. This is artery and this is vein. Okay, ये artery आगे, ये arteriole and then capillary. और ये जो capillary bed यहाँ पर बनता है, यह capillary veins में convert होती है, venual and they vein बन जाते हैं। उसका अगर हम magnified diagram देखना चाहें तो that is here. ये जो red color का है that is artery. This blue one is vein. और यहाँ पर आर्टरी क्या है, ये दिस इज कैपिलरी, और उसके बाद ये वेन में चेंज हो जाएगी और ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी ह्यूमन हार्ट की तरफ। ओके। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यू नो दे आर फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। सपोज ये जो सिस्टम है हमारा जहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर वो लीक हो जाए ये ट्यूब्स, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी। ओके, एंड वी स्टार्ट ब्लीडिंग। नेचुरली द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अगर बॉडी से ब्लड बाहर जाता रहेगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू द डेथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमें प्लेटलेट्स काम आती हैं। ओके, क्यों, क्योंकि लीकेज की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ प्रेशर हो जाएगा, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी हमारे पंपिंग सिस्टम की। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट सेल्स होते हैं, दोज प्लेटलेट सेल्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड दे प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एंड दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स रश आउट करते हैं, जहां पर इंजरी हुआ है वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक क्लॉट्स जैसा बना लेते हैं। प्लेटलेट्स का ये मेन काम है। लिम्फ, लिम्फ क्या है, लिम्फ एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है जो बॉडी में होता है एंड दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम लिम्फ बोलते हैं या इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph। तो मालूम पड़ा लिम्फ कहाँ से आता है, जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो कैपिलरीज की वॉल से थोड़ा अमाउंट प्लाज्मा का, प्रोटीन का, ब्लड सेल्स का लीक होता रहता है, एस्केप हो जाता है और कहाँ चला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में, और वहां पर हम इसको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ करके बुला सकते हैं। ये जो लिम्फ है एक्चुअली इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, क्योंकि वही चीज लीक हुआ है, लेकिन एक तो इसमें लेस प्रोटीन होता है और ये कलरलेस होता है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular space and that join to form large lymph vessels that finally opens into large veins। जैसे ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। और पूरी बॉडी में इसका एक अलग ही सिस्टम है। सी यहाँ पर देखो, ये एनिमेशन में दिखाया गया है पूरा। These animations are really too beautiful।
Okay. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. इंटरसेलुलर स्पेस में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लेकिन काम का है फ्लूइड, उसको लेकर आता है लिम्फ और कहाँ डालता है, वापस ब्लड में डाल देता है। ओके, तो लिम्फ भी एक्चुअली एक तरह का फ्लूइड ही है जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और वो फ्लूइड कहाँ से आता है, जब ब्लड वेसल्स में ब्लड कैरी होता है तो उसमें से थोड़ा सा ब्लड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एस्केप हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और उसको हम यह बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। Transportation in human is over. Now we'll come to transportation in plants. Yes, in plants also substances need to be transported. See, earlier we have discussed how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw material needed for building plants' bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw material. कौन-कौन से raw material soil से मिलते हैं? Nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely root. तो क्या देखा हमने कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल्स जो वो सॉइल से लेता है रूट के थ्रू, तो बॉडी में लेकिन वो पार्ट्स तो, वो मटेरियल तो ऊपर बॉडी में लीफ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए। अगर प्लांट बहुत बड़ा है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल, अगर वो छोटी है, छोटा प्लांट है, तो सिस्टम हमारा मोर डेवलप नहीं होगा। लेकिन बहुत बड़ा ट्री है तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम हमको चाहिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में था ह्यूमन हार्ट, पंपिंग सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स। प्लांट्स में वेन्स, आर्टरीज, ह्यूमन और एक हार्ट नहीं होता है, लेकिन प्लांट में भी खुद का एक अपना सिस्टम होता है। जो टॉल प्लांट्स होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। ओके, so if the distance between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all the parts of the body. लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा है तो सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। तब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगा, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन द लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स। तब हमको क्या चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जिससे कि ये एसेंशियल थिंग्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। सो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। Plants do not move, and plants' bodies they have a large proportion of dead cells in many tissues. So the plants have low energy needs and they can use relatively slow transport system. The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. Okay. Plants transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots. जो रॉ मटेरियल रूट्स ने जमीन में से एब्जॉर्ब किया है, एक तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट में। दूसरा, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होने के बाद, लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री होती हैं, तो वहां पर फूड बनता है, एक उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट बॉडी में प्रॉपर टिश्यूज होते हैं। हियर यू कैन सी जाइलम, फ्लोएम, एंड दैट इज वेल नोन कि जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, टू pathways are constructed as independently organized conducting tubes. ये वाला पाथ जो है पानी के लिए है, ये वाला पाथ खाने के लिए है। दिख रहा है, ये रेड पेन में लगा रही हूँ यहाँ पर, फ्लोएम में और जाइलम में। ओके, so the xylem that moves water and minerals obtained from the soil, and the phloem
that transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. फ्लोएम दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। क्यों? अगर लीव्स में खाना बना है तो वो टॉप पर भी जाना है और प्लांट के नीचे के पार्ट में भी आना है, लेकिन जाइलम हमेशा और हमेशा एक ही डायरेक्शन में पानी को लेकर जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो ये जो पानी है यहाँ सॉइल में से रूट ने एब्जॉर्ब किया, फाइन, और इट इज ट्रांसपोर्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर पूरे प्लांट में ये पानी जाएगा। इन जाइलम टिश्यू, वेसल एंड ट्रैकेट्स ऑफ रूट, stems, leaves, they are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant. At the root, cells in contact with the soil actively take up ions, and this creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil, and therefore the water moves into the root from the soil to eliminate this difference. अगर याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। वो ऑस्मोसिस क्या है? द सेम प्रोसेस। This means there is a steady movement of water into the root xylem and that create a column of water that is steadily push upwards. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in the plant. See, plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest points of the plant body. Plant has an adequate supply of water. The water which is lost through stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. कैसे होता है? Actually, evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction that pulls water from the xylem cell of the roots, and the loss of water in the form of water vapor form from the aerial parts of the plant is known as transpiration. ये एक अलग टर्मिनोलॉजी आई है इवापोरेशन के लिए। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, तो पानी जब इवापोरेट होता है द प्रोसेस इज इवापोरेशन, लेकिन सी यहाँ प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर है यहाँ से वो बाहर चला जाएगा एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये आपको यहाँ क्या दिखा रहे हैं? डायग्राम देखा, सॉरी एनिमेशन देखिए। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट में से अदर पार्ट्स एंड दिस इज द मैग्निफाइड पिक्चर हाउ द आयंस मिनरल्स are transporting. Okay, so let me move forward. The transpiration helps in the absorption and upward movement of the water and minerals dissolved in it from roots to leaves. It also helps in temperature regulation. One mark question: what helps in temperature regulation? So that is transpiration. And what is known as, what is the term used for the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant? So the word is, the answer is transpiration. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomatas are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. क्यों? क्योंकि दिन में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के लिए? ये एनिमेशन आप देख लीजिए 1 मिनट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है, कट है स्टेम का। ये देखो, फूड इज ट्रांसपोर्टिंग। ओके, ब्यूटीफुल एनिमेशन है।
चलो आगे चलते हैं. So now let us discuss how the products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation, and it occurs in the part of vascular tissue and that is known as phloem. फूड पार्टिकल्स में प्लांट को एक पार्ट जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. Beside the products of photosynthesis, the phloem transport amino acid and some other substances also. These substances are especially delivered to the storage organ of roots, fruits and seeds and to growing. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. See, very important point. Translocation of food in upward and downward direction. लेकिन transportation of water only and only in upward direction. Okay? तो जो phloem है उसमें both side movement है, लेकिन जो xylem है उसमें only one side movement है. हाँ? So unlike the transport in xylem, which can be largely explained by simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP, and this increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure, and this allows the phloem to move materials according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds and that need energy to grow. So this was today's part and it is over. Today's work is write down the question answer of the chapter in your fair book. Already I have kept the material in your classroom. So we will meet in part 5 of the chapter. For today, thank you.